हेलो ऑल, वेलकम टू एग्जाम मसाला। आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें एसएससी के सारे एग्जाम्स जो 2025-26 में हुए थे, जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस और सिलेक्शन पोस्ट फेज 13, इन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। जीके से स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री के प्री हिस्ट्री टॉपिक को, जिसमें स्टोन एज वगैरह आता है, उसके सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ये न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो अभी एजुकेटी ने कंडक्ट कराया है। एजुकेटी क्वेश्चन नहीं बनाता है, कोई अननोन एजेंसी बनाती है, तो उस न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस को करेंगे। और जो न्यू पैटर्न है उसमें जीके डीप पूछा जा रहा है। तो क्योंकि डीप पूछा जा रहा है तो टीसीएस की तरह केवल फैक्ट्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको डीपली समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्री हिस्ट्री में 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेपन्स वर कॉमनली यूज्ड बाय मीजोलिथिक पीपल फॉर हंटिंग। तो देखो, स्वॉर्ड्स, तलवार तो मेटल्स की बनती है ना, तो स्टोन एज में मेटल्स कहाँ से आ जाएंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बार्ब्ड स्पीयर्स, कांटेदार भाले, तो यही सही आंसर है, बी ऑप्शन। उसके बाद है कैनन्स, तोपें। ये तो मेडिवल हिस्ट्री में आया था ना, इसको इंडिया में सबसे पहले बाबर ने यूज किया था। ठीक है। उसके बाद कैटापुल्ट्स, ये है कैटापुल्ट्स। ठीक है। आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा, ये एंशियंट हिस्ट्री में यूज तो होता था, लेकिन स्टोन एज में नहीं होता था। स्टोन एज के बाद में जो मेटल एज वगैरह आए थे, उसके बाद जब राजा वजा यूज आने लगे थे, तो उस टाइम पे ये कैटापुल्ट यूज होता था। ठीक है। वैसे हम बच्चे तो मतलब, या फिर आजकल तो ये छोटा वाला गुलेल यूज करते हैं, लेकिन उस टाइम ये युद्ध में हथियार के लिए यूज होता था। आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा ना कि बाहुबली की टीम को यही वाला हथियार मिला था। उसके बाद देखो, बार्ब स्पीयर्स जो है, भाला तो आपको पता होगा कि ऐसे उसकी उसकी नोक ऐसे होती है, लेकिन उसमें बार्ब यानी कांटा टाइप का हो, तो उसको बार्ब स्पीयर बोलते हैं। जैसे कि एंशियंट टाइम में मेटल तो होता नहीं था, है ना, तो या तो वो हड्डियों का यूज करते थे जो कांटेदार होती थी। ठीक है, जैसे ये भी हड्डी का ही है। या फिर जब बाद में मेटल बन गया था तो उसका यूज करते थे। अब देखो, मीसोलिथिक पीरियड यानी मिडिल स्टोन एज, इसकी खास बात क्या है कि इसमें माइक्रोलिथ्स यूज होते थे। जो पैलियोलिथिक पीरियड था इसके पहले, उसमें पॉलिश्ड और मतलब अनपॉलिश्ड स्टोन यूज होता था, यानी कि बड़े स्टोन और बिना पॉलिश किए हुए। लेकिन मीसोलिथिक में माइक्रोलिथ्स यानी छोटे स्टोन के हथियार या टूल्स यूज होने लगे थे। ठीक है। और एक छोटे होने के साथ शार्प भी होते थे। अगला क्वेश्चन है, प्री हिस्टोरिक पीरियड का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो देखो, पैलियो का मतलब क्या होता है, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड। तो सबसे पहले पैलियोलिथिक ही आएगा। पैलियोलिथिक इसमें पहले है, इसमें पहले है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा। दूसरा देखो, मीजोलिथिक का मतलब होता है मिडिल। ठीक है। मीजोलिथिक का मतलब मिडिल, तो दूसरे में मीजोलिथिक आना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और नियो का मतलब क्या होता है, न्यू। न्यू का मतलब होता है न्यू, तो न्यू स्टोन एज। ठीक है। और जब ये स्टोन एज खत्म हो गया था, फिर आता है मेटल एज। मेटल एज में भी सबसे पहले चैल्कोलिथिक आया था। चैल्कोलिथिक यानी कॉपर और स्टोन, कॉपर स्टोन दोनों यूज होते थे। चैल्को मतलब कॉपर। अब देखो, जो प्री हिस्टोरिक एज है हमारा, उसमें पहला आता है पैलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज। ये 2 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी तक था। ठीक है। और ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है। ये 2 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी जो लिखा हुआ है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है। वर्ल्ड में तो और पहले ही खत्म हो गया था वो। ठीक है। उसके बाद मीजोलिथिक की बात करें, तो ये 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक था।
अब ये जो 8000 बीसी है, ये आपको हर बुक्स में थोड़ा अलग-अलग मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, और इंडिया भी बहुत छोटा नहीं है, इंडिया बहुत बड़ा है ना। इंडियन जो सबकॉन्टिनेंट है, उसमें अलग-अलग जगह पे अलग-अलग चीजें हो रही थी। तो जैसे कि किसी एरिया में मीज़ोलिथिक स्टार्ट हो गया, लेकिन दूसरे एरिया में पैलियोलिथिक ही चल रहा था। तो इसलिए ये यहाँ पे चेंजेस थोड़े दिखते हैं। अब एनसीईआरटी में देखो लिखा हुआ है, क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसमें लिखा हुआ है 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 ईयर्स अगो टू 10,000 ईयर्स अगो। ठीक है, तो इसको जब हम बीसी में या बीसी और ईडी वाले सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 बीसी टू 8,000 बीसी। ठीक है, एक जीके के फेमस टीचर हैं, उन्होंने बताया हुआ है कि एसएससी क्या मानती है 12,000 बीसी टू 10,000 बीसी, तो वो गलत उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, अभी देखो नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज, ये स्टार्ट होता है 8,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। कहीं कहीं पे आपको बुक में ये 1000 बीसी भी मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वही जो मैंने बताया कि इंडिया बड़ा है, तो क्या हुआ था कि नॉर्थ इंडिया में तो 4000 बीसी में न्यूलिथिक एज खत्म हो गया था, यहाँ पे चैल्कोलिथिक स्टार्ट हो गया था। लेकिन जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में चैल्कोलिथिक नहीं स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे नियोलिथिक ही चल रहा था। वहाँ पे चैल्कोलिथिक आया ही नहीं था, वहाँ पे डायरेक्ट आयरन एज आया था, और आयरन कब स्टार्ट हुआ था 1000 बीसी में। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद मेटल एज, मेटल एज स्टार्ट हुआ था 4000 बीसी से, और ये अभी भी चल ही रहा है वैसे। तो मेटल एज में क्या आता है, चैल्कोलिथिक, चैल्को मतलब कॉपर। ठीक है, और लिथिक इसलिए है क्योंकि कॉपर और स्टोन दोनों यूज होते थे। फिर ब्रॉन्ज एज होता था और आयरन एज होते थे। ब्रॉन्ज एज क्या है, ब्रॉन्ज एज का एग्जांपल हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द चैल्कोलिथिक बरियल प्रैक्टिसेस इन इंडिया। तो जो चैल्कोलिथिक टाइम था उसमें लोगों को दफनाया कैसे जाता था, जब लोग मर जाते थे तो कैसे दफनाया जाता था। तो ऑप्शन जो दिए हैं, इन महाराष्ट्र बरियल्स वर इन नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन, यानी जो मर जाता था तो सर और पैर को नॉर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करके से गाड़ देते थे। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, इन साउथ इंडिया बरियल्स वर इन ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन, यानी कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दफनाते थे, तो ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा है, पोस्ट क्रिमेशन बरियल्स वर कॉमन इन वेस्ट बंगाल। पोस्ट क्रिमेशन यानी दाह संस्कार, जैसे जलाने के बाद जो उनका अवशेष होता था, तो उसको जो राख होती थी उसको एक मटके में भर के गाड़ दिया जाता था, या फिर जो पूरा अगर बॉडी नहीं जला है, थोड़ा बहुत बचा कुचा है, वो रिमेन्स को भी उसी मटके में डाल के गाड़ दिया जाता था। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चौथा है, ऑल बरियल्स इन चैल्कोलिथिक इंडिया वर यूनिफॉर्म। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया ना, अभी तीन ऑप्शन में हमने देखा ना कि अलग अलग है, कहीं पे नॉर्थ साउथ में गाड़ रहे हैं, कहीं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में गाड़ रहे हैं, और कहीं पे जला रहे हैं और जला के फिर गाड़ रहे हैं जो बचा हुआ अवशेष है। तो क्योंकि पहला दूसरा और तीसरा सही है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 एंड 3 ओनली आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा था कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा ट्रू है। अच्छा देखो, जोरवे कल्चर, तो देखो महाराष्ट्र में जो चैल्कोलिथिक पीरियड था, चैल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है, उसको हम जोरवे कल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में चैल्कोलिथिक पीरियड में जोरवे कल्चर था। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ में गाड़ते थे, साउथ इंडिया में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में गाड़ते थे, और जो ईस्टर्न इंडिया था, यहाँ ऑप्शन में तो केवल वेस्ट बंगाल दिया था, लेकिन बिहार का भी जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर भी सेम चीज होती थी। ठीक है, यानी कि जो दाह संस्कार के बाद जो राख बचती थी उसको, और
साथ में जो बॉडी के अगर कुछ पार्ट्स बचे हो उसको भी कलश में डाल के दफना देते थे। अगला क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग। अब देखो ये क्वेश्चन है ना रिपीटेड था। वैसे तो टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 2 क्वेश्चन जो थे वो रिपीटेड था। ये 30 जुलाई की शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3, 2 शिफ्ट रिपीट हो गई थी ना, शायद यही वाली थी। तो उसमें क्या है कि क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे सेम, तो इसलिए ओरिजिनल 7 क्वेश्चंस ही हैं, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था अलग-अलग शिफ्ट में। कॉलम ए में फीचर दिए हुए हैं, कॉलम बी में डिटेल दिए हुए हैं। ऑकर कलर्ड पॉटरी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे ही नहीं गए हैं, ये पहली बार पूछा गया है, तो थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑकर कलर्ड पॉटरी, तो ऑकर कलर्ड पॉटरी, ऑकर कलर्ड पॉटरी मतलब ऑकर होता है थोड़ा सा रेडिश टाइप का, ठीक है, रेडिश कह लो या थोड़ा मिट्टी कलर का रेडिश टोन होता है। तो ऑकर कलर्ड पॉटरी जो है वो कॉपर होड्स से एसोसिएट किया जाता है, तो ए का हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है, फाउंड इन एसोसिएशन विद कॉपर होड्स। होड्स का मतलब होता है भंडार, ठीक है, यहाँ पे निधियों लिखा हुआ है बट थोड़ा सा हार्ड इंग्लिश हो गया, ताम्र भंडार कह सकते हो, कॉपर के भंडार, ठीक है। अपर गैंगेटिक बेसिन, तो गंगा के जो बेसिन हैं ऊपर वाले, वहां पे काफी ज्यादा कॉपर होड्स मिले थे, तो ये है रीजन विद मोस्ट कॉपर होड डिस्कवरीज, तो बी का सेकंड हो जाएगा। सेटल एग्रीकल्चरिस्ट एंड आर्टिसंस, अभी जो कॉपर होड वाले कल्चर थे, ये लोग नोमैडिक नहीं थे, जाहिर सी बात है एक जगह पे रुक के तभी तो ये सब चीजें बना पाएंगे कि चलते चलते बना पाएंगे। तो यूजर्स ऑफ कॉपर होड्स इन दी दोआब रीजन, ठीक है, और ये दोआब रीजन गंगा यमुना वाला है, ठीक है, तो सी का थर्ड हो जाएगा। फिर प्लेट्यू रीजन्स ऑफ बिहार एंड नेबरिंग एरियाज, तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है बिहार और आसपास के एरियाज में, वेस्ट बंगाल उड़ीसा, यहाँ पर भी कॉपर होड्स मिलते हैं, ठीक है, जो गंगा यमुना का दोआब रीजन है वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, वो प्राइमरी है, लेकिन जो बिहार और नेबरिंग एरियाज का है वहाँ पे भी कॉपर होड्स मिलते हैं, लेकिन थोड़े अलग टाइप के और कम मिले हैं, तो इसलिए इसको सेकेंडरी साइट माना जाता है, तो डी का 4 हो जाएगा। तो क्योंकि ये बिल्कुल वैसे सेम ही सेम है, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेसिन वर्ड आया था ना, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिन होता क्या है। देखो बेसिन तो बेसिकली होता है नेचुरल पिट, ठीक है, अ बिग एंड वाइड नेचुरल पिट। देखो आदमी अगर गड्ढा खोदेगा तो छोटा सा गड्ढा होगा ना, आदमी ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, एक तालाब खोद देगा, ठीक है, तो एक तालाब हो गया। लेकिन नेचुरली जो पिट्स होते हैं उसको हम बेसिन बोलते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। और जैसे तालाब भी आप खोदोगे तो कहीं कम गहरा होगा, कहीं ज्यादा गहरा होगा, ऊंचा खाला है ना, तो ऐसे ही नेचुरली जो बहुत ही बड़े पिट्स होते हैं वहीं पे कहीं कम गहरा होगा, कहीं ज्यादा गहरा होगा, तो उस एरिया को बेसिन बोलते हैं। और जनरली जो बेसिन होते हैं उनमें पानी होता है, जैसे आपने रिवर बेसिन सुना होगा, ठीक है, तो जहाँ गड्ढा होगा पानी वहीं पे होगा ना, नदियाँ उसी हिसाब से बहेंगी। तो रिवर बेसिन क्या होता है, जहाँ पे नदियों का पानी बहता है गड्ढों में और इकट्ठा होता है। उसके बाद एक होता है ओशन बेसिन। ओशन बेसिन क्या होता है, समुद्र की सतह, गहराई में समुद्र की सतह पे जो गड्ढे होते हैं उनको ओशन बेसिन बोलते हैं। हालांकि ओशन बेसिन के बारे में हम ज्यादा जानते नहीं, क्योंकि समुद्र की गहराई में हम ज्यादा जा ही नहीं पाते हैं, वहां पे प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सब कुछ, ज्यादातर प्रेशर हमारी मशीनरी वगैरह सह नहीं पाती हैं, तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि हम मून की सतह के बारे में, मून के सरफेस के बारे में ज्यादा जानते हैं, ओशन के सरफेस के बारे में कम जानते हैं। उसके बाद देखो ये है ऑकर कलर्ड पॉटरी, थोड़ा सा रेडिश टोन होता है, ठीक है। उसके बाद दोआब वर्ड आया था ना, दोआब, दोआब में दो का मतलब होता है टू, दो, ठीक है, और अब का मतलब होता है वाटर यानी पानी, और पानी ज्यादातर हम कहाँ रिलेट करते हैं, रिवर्स में। तो जब दो नदियां जहां पर मिलती हैं, ठीक है, जैसे दो नदियां कन्वर्ज हो रही हैं,
एक तरफ आगे जाके कहीं मिल रही हैं, तो यहाँ पर जो एरिया है इसको बोलते हैं दोआब, ठीक है? वही होता है दोआब। जैसे ये 2 नदियाँ जा रही हैं, ठीक है? एक दूसरे की तरफ आगे की तरफ मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, तो ये जो बीच का एरिया होता है इसको दोआब बोलते हैं। ठीक है? तो देखो जो ऑकर कलर्ड पॉटरी है, उसको एसोसिएट किया जाता है कॉपर होड कल्चर से, कॉपर होड्स इन नॉर्थ इंडिया से। ऐसा इसलिए कि जहाँ-जहाँ पर कॉपर होड्स मिले हैं नॉर्थ इंडिया में, वहाँ-वहाँ पे ऑकर कलर्ड पॉटरी भी मिली है। इसलिए मानते हैं कि जहाँ पे ऑकर कलर्ड पॉटरी है, वहाँ पे कॉपर होड का कल्चर था, या जहाँ पे कॉपर होड मिल गया, वहाँ पे ऑकर कलर्ड पॉटरी भी रही होगी। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में, ज़्यादातर साइट्स में ऐसा मिला है। फिर देखो अपर गैंगेटिक बेसिन जो दोआब रीजन है, यानी गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है, उसको एपिसेंटर माना जाता है कॉपर टूल्स का। ठीक है, वहां पे कॉपर होड्स मिले हैं। होड्स मतलब बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉपर के टूल्स मिले हैं। द क्रिएटर्स ऑफ दिस होड्स वर नॉट नोमैड्स। ठीक है, जाहिर सी बात है, नोमैड्स इधर उधर घूम के थोड़ी ना ये सब चीजें बना पाएंगे। वो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे और आर्टिसंस थे। ठीक है, फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, यानी कि जो बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा वगैरह का रीजन है, वहाँ पे भी कॉपर होड्स मिले हैं, लेकिन कम मिले हैं और थोड़ा डिफरेंट टाइप के मिले हैं, तो उसको सेकेंडरी जोन कहा जाता है कॉपर ओर्स का। अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का। तो असर्शन है पीपल हु यूज्ड कॉपर होड्स इन द अपर गैंगेटिक बेसन वर नोमैडिक हंटर्स। तो असर्शन तो गलत हो गया, है ना, क्योंकि नोमैडिक हंटर्स नहीं थे वो, एग्रीकल्चर करते थे और आर्टिसंस थे। ठीक है, रीजन कॉपर होड्स वर ऑफन फाउंड इन ऑकर कलर्ड पॉट्स एंड मड स्ट्रक्चर्स। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एसोसिएट इसीलिए किया जाता है ना, क्योंकि जो कॉपर होड्स हमें मिले हैं, टूल्स वगैरह मिले हैं, वो ऑकर कलर्ड पॉटरी में मिलते थे। ठीक है, ऑकर कलर्ड पॉट्स में मिलते थे और मड स्ट्रक्चर्स में मिलते थे, इसीलिए एसोसिएट किया गया है। तो ये रीजन सही है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, है ना। तो असर्शन ये गलत इसीलिए था क्योंकि आर्कियोलॉजी से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि वो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे और आर्टिसंस थे, कारीगर थे। और रीजन क्यों सही है, क्योंकि जो एक्सकेवेशंस हुए हैं जैसे कि साई पाई उत्तर प्रदेश में, तो वहां पे कॉपर टूल्स कहाँ पे मिले हैं, ऑकर कलर्ड पॉटरीज में। ठीक है, तो इनको इससे एसोसिएट किया जाता है। तो देखो अब कॉपर होड कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे एसोसिएटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आगे एग्जाम्स में पूछ सकता है, सीजीएल में, सीपीयू में भी पूछ सकता है। तो देखो कॉपर होड कल्चर जो था, वो चैल्कोलिथिक यानी कॉपर स्टोन एज का कल्चर था। ठीक है, और ये जनरली नॉर्थ इंडिया में था, और इसको अपना नाम कहाँ से मिला, होड्स यानी ढेर सारे भंडार मिले थे कॉपर टूल्स के, वेपन्स के और आर्टिफैक्ट्स के। टाइम पीरियड की अगर बात करें तो ये जो कॉपर होड कल्चर था, ये 2000 बीसी से 15,000 बीसी के बीच का था। अच्छा, बीसीई लिखा हुआ है ना, तो बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा। ये बीसी से आप इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, सेम ही चीज है। वैसे ही सीई कॉमन एरा, ये एडी की इक्विवेलेंट है। तो 2000 बीसी और 1500 बीसी, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके जो लेटर फेज था, उसके कंटेम्परेरी था, उस टाइम पे मौजूद था। फिर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये नॉर्दर्न इंडिया में था। मेनली ये अपर गैंगेटिक बेसिन था, गंगा यमुना का जो दोआब रीजन है, वहां पर ये मौजूद था। सेकेंडरी जोन्स की बात करें तो आपको क्या याद रखना है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में था, यानी बिहार, झारखंड वगैरह का एरिया। ठीक है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल का भी।
फिर एसोसिएटेड पॉटरी एंड लाइफस्टाइल, तो यहाँ पे ऑकर कलर की पॉटरी बनाई जाती थी। एक्सकेवेशंस हुए थे साइपाई यूपी में, और भी कुछ जगह पे हुआ था, तो वहाँ पे कॉपर होर्ड्स मिले थे। लाइफस्टाइल इनकी कैसी थी ये याद रखना है, सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे, ठीक है, नोमैडिक नहीं थे, ये याद रखना है, ठीक है। वो गांव में वहाँ पे बना के रहते थे, क्रॉप्स वगैरह करते थे, डोमेस्टिकेशन करते थे, ठीक है। की आर्टिफैक्ट्स इनके क्या थे, होर्ड्स मिले थे यानी पूरे भंडार मिले थे। हैवी प्योरली कॉपर ऑब्जेक्ट्स, है ना, प्योर कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले थे, ब्रॉन्ज नहीं मिला था, ठीक है। ब्रॉन्ज होता क्या है, टिन प्लस कॉपर, ठीक है। तो इनके जो टूल्स मिले थे कॉपर के, उनमें क्या क्या थे, एंटेने सॉर्ड्स, ठीक है। उसके बाद हारपून्स मिले थे। हारपून्स क्या होता है, हारपून्स भाला जैसा ही होता है, लेकिन कांटेदार भाला होता है, ठीक है, बार्ब वेपन होता है। लेकिन इसकी स्पेशलाइजेशन ये होती है कि ये मछलियों को पकड़ने के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे भाला होता है वो जनरली जमीन पे जानवरों को मारने के लिए होता है, हार्पून भी भाला होता है, सिमिलर ही होता है, लेकिन बड़ी मछलियों को ऐसा स्पेशलाइज थोड़ा किया जाता है, थोड़े चेंजेस किए जाते हैं कि बड़ी मछलियों को मारने में यूज किया जा सके, ठीक है। फिर थोड़ा ह्यूमन के फिगर्स मिले थे। उसके बाद रिंग्स एंड सेल्ट्स मिले थे, ठीक है। सेल्ट्स मतलब कुल्हाड़ियों जैसा ही होता है, ठीक है, तो उसको सेल्ट बोलते हैं। विच साइट फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स एंड इज a यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये है हमारा भीमबेटका। और भीमबेटका के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे टीसीएस हो या कोई दूसरा एग्जाम हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम्स हो, भीमबेटका हमेशा पूछा जाता है। भीमबेटका जो है यहाँ पे अर्लीस्ट ट्रेसेस मिले हैं इसके रॉक पेंटिंग्स के, जो कि पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक एरास में है, ठीक है। और ऐसा देखो भीमबेटका में ना यहाँ पे न्यूलिथिक का भी मिलता है, न्यूलिथिक साइट्स भी हैं यहाँ पे। तो भीमबेटका में तीनों पीरियड के साइट्स हैं, पैलियोलिथिक के भी, मीजोलिथिक के भी और न्यूलिथिक के भी, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। अब जो बाकी ऑप्शंस हैं, एलोरा, अजंता और एलोरा आपने एक साथ सुना होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों कहाँ पर हैं, ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। एलोरा में क्या है, यहाँ पे रॉक कट केव टेम्पल्स हैं, ठीक है, ये प्री हिस्टोरिक नहीं है, 6000 से 1000 एडी में है, ठीक है। सीई मतलब क्या होता है, एडी ही होता है। वैसे ही अजंता, ये सेकेंड सेंचुरी बीसी से 480 एडी के बीच का है, तो यहाँ पे बुद्धिस्ट केव पेंटिंग्स मिले हैं। फिर कोणार्क ऑप्शन है, कोणार्क में क्या है, कोणार्क में सन टेम्पल है, ये उड़ीसा के पुरी में है ना, कोणार्क कहाँ पर है, उड़ीसा में, सन टेम्पल याद रखना। आखिरी क्वेश्चन, द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका आर लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। भीमबेटका कहाँ पे, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। और ये रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां पर लोकेटेड है। अब भीमबेटका देखो, ये पिक्चर्स आप देख सकते हो ना, यहाँ पे रॉक्स हैं, ये रॉक्स आप देख सकते हो। यहाँ पे जो केव्स हैं, यहाँ पर लोग जैसे गर्मी है तब भी बचा रहा है, बारिश से भी बचा रहा है, और तूफान आ गया तो भी बचाता था, इसलिए भीमबेटका में तीनों पीरियड की साइट्स मिली हैं। साथ में यहाँ पर देखो ये पेंटिंग्स मिली हुई हैं, ठीक है, ये रॉक पे पेंटिंग्स किया हुआ है, तो इससे पता चलता है कि लोग देखो यहाँ पे धनुष तीर यूज कर रहे हैं, घोड़े पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये चीजें पता चलती हैं यहाँ से। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता तो आप सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करो एग्जाम मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।